हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस पैडागॉजी के बारे में। इन ईवीएस पैडागॉजी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाए हुए हैं, जो कि आने वाली कुछ वीडियोस में सम अप कर देंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो ईवीएस के पैडागॉजी के बेस पर जो 15 नंबर की हम लोग की प्राइमरी में 15 नंबर्स की क्या आती है, ईवीएस की पैडागॉजी आती है, उसी बारे में कुछ पॉइंट्स अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लुई ब्रेल की। तो ब्रेल लिप आपने पढ़ी होगी, उसमें हिंदी पैडागॉजी में पढ़ी होगी, इंग्लिश में भी आपने पढ़ी है। लुई ब्रेल के अनुसार लुई ब्रेल लिप के बारे में पढ़ा होगा, तो इसमें डिटेल से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है लुई ब्रेल की विधि है क्या। तो ब्रेल को एक नुकीले औजार से एक लुई ब्रेल नामक एक साइंटिस्ट हुए हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि ब्रेल को एक नुकीले औजार से उभरते हुए बिंदुओं अर्थात डॉट्स की एक पंक्ति बनाकर मोटे कागज़ पर लिखा जाता है। क्या किया जाता है? असल में ब्रेल लिपि होती क्या है? ब्रेल लिपि वो होती है जो कि कुछ डॉट्स के रूप में होती हैं। कुछ जैसे छोटे जैसे 6 डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? 6 डॉट्स होते हैं जिनके आधार पर वो लिपि लिखी जाती है, और इस लिपि को यूज़ करते हैं जो कि आँखों से जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं, दृष्टिबाधित लोग होते हैं, वो इस लिपि का इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पढ़ने के लिए करते हैं। और इन्हीं को इसका यूज़ कैसे करते हैं? तो जो उभरे हुए बिंदु होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, तो उन पॉइंट्स को टच करके, उंगलियों से टच करके ही ये क्या करते हैं? पढ़ते हैं या पढ़ना सीखते हैं। तो इसके बारे में क्या है कि ब्रेल को एक नुकीले औजार से उभरते हुए बिंदुओं डॉट्स की पंक्ति बनाकर मोटे कागज़ पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर, किससे? उंगलियों से ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। तो वो जो उभरे हुए बिंदु होते हैं अर्थात जो पॉइंट डॉट्स या पॉइंट्स होते हैं, उसमें कैसे उंगलियों को चलाकर उस पर से हम क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। उसी को ब्रेल बोलते हैं। इसका आविष्कार इसकी खोज की थी लुई ब्रेल ने। तो इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है? ब्रेल लिपि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेल लिपि बोला जाता है। तो ये लुई ब्रेल के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुई ब्रेल थे कहाँ के? तो ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो जब ये 3 साल के थे तब अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे, और अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंखों को चोट पहुंची और उन्हें दिखना बंद हो गया। जब बचपन में, जब छोटे 3 साल की उम्र में थे, तब ये अपने पिताजी के औजारों से खेल रहे थे। उन्हीं में से कोई औजार इनकी आंख पर लगे, जिसके कारण से ये दृष्टिबाधित हो गए या उन्हें दिखना बंद हो गया। पर इन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था। पढ़ाई में बहुत ही अत्यधिक रुचि थी। वे पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीक़ों के बारे में सोचते रहते थे। अतः अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छूकर और महसूस करके पढ़ना। कैसे पढ़ना? छूकर और महसूस करके पढ़ना। और इसी को आज ब्रेल लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेल लिपि, जिसका उसके डिस्कवरी या जिसकी आविष्कार किसने किया था या जिसकी खोज किसने की थी? ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने की थी। किसने की थी? लुई ब्रेल ने, जो कि खुद भी एक दृष्टिबाधित थे, तो उन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदु। इसमें 6 डॉट्स होते हैं, तो 6 बिंदुओं पर आधारित है। और अब यह कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। ब्रेल लिपि को अब नॉर्मल अब क्या किया जा सकता है? अब कंप्यूटर के बेस पर भी ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। बात करते हैं एनसीएफ की। तो ईवीएस में ईवीएस हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीएफ बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सीडीपी के बेस पे भी। तो यहाँ पर बात करते हैं ईवीएस पैडागॉजी में एनसीएफ 2005 के अनुसार एनसीएफ क्या बोलता है ईवीएस के बारे में। तो एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य है, उसके ईवीएस के थीम रखे गए हैं। 6 प्राइमरी थीम्स रखे गए हैं। 6 मुख्य थीम रखे गए हैं। इसमें 6 मुख्य थीम में क्या है? पहला जो
थीम का अर्थ है कि पर्यावरण से जो बच्चे सीखते हैं, अर्थात पर्यावरण पर बच्चों का, पर्यावरण का, उनके एनवायरनमेंट के बच्चे को क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिनका बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है या मनुष्य उस पर आश्रित रहता है। तो कौन कौन से 6 थीम ईवीएस में बताए गए हैं। तो परिवार और दोस्त, हर व्यक्ति के परिवार और दोस्त होते हैं, परिवार तो दोस्त का होना ज़रूरी है। भोजन, मनुष्य के जो आश्रय की चीज़ है वो क्या है, भोजन है। पानी, बिना पानी के नहीं रह सकता, आश्रय यानी घर होना चाहिए। यात्रा, समय समय पर यात्रा या घूमने को जाना चाहिए। और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, और जो काम थिंग्स वी कैन डू, जो हम कार्य करते हैं। तो ये 6 मुख्य थीम रखे गए हैं ईवीएस पेडागोगी या एनसीएफ के अनुसार, जिन पर मनुष्य क्या होता है, कहीं ना कहीं आश्रित होता है। और इनमें उप थीम बनाए गए हैं। पूछा जाता है कि ईवीएस के उप थीम, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें से कौन से ईवीएस की उप थीम नहीं है, पूछ लेता है, क्वेश्चन आ जाता है इसमें से कौन से ईवीएस के मुख्य थीम उप थीम नहीं है। तो कौन से हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। तो कौन से नहीं है उसमें आसानी हो जाएगी हम लोग को टिक करने में। तो ईवीएस की उप थीम कौन से नहीं है। परिवार और दोस्त हैं, संबंध हैं, रिलेशनशिप, काम और खेलों है, जानवर हैं और पौधे हैं। ये ईवीएस की उप थीम है। इनके अलावा कोई ऑप्शन में आ जाता है तो वो ईवीएस जो वो उनमें से उप थीम नहीं है। बात करते हैं इसमें से भोजन के बारे में कि भोजन में क्या क्या होता है। मतलब भोजन के लिए यहाँ पर इसको डिटेल में थोड़ा सा लिखा गया है कि ईवीएस के उप थीम में ईवीएस के थीम में परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा करना और चीज़ें जो हम खाते हैं। तो भोजन के अंतर्गत इसमें क्या आता है। तो भोजन के अंतर्गत जब हम भोजन करते हैं तो क्या करते हैं, जाहिर सी बात है चखते हैं, पाचन क्रिया होती है, पाक कला होती है, परीक्षण तकनीकें होती हैं और किसान और भूख, ये सब किससे रिलेटेड टर्म्स हैं, ये भोजन से रिलेटेड टर्म्स हैं। और अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी का क्या कहना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एनसीईआरटी कहता है कि एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय को गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है। अर्थात इसका अर्थ ये है, ये एग्ज़ाम के बेसिस पे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एनसीएफ 2005 का कहना है, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट रख दिया गया है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है लिंग, जेंडर, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की ज़रूरत है। तो एनसीएफ 2005 का कहना है कि इन्वायरमेंट के बेसिस पे, अर्थात पर्यावरण के संबंध में लिंग, वचन, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की ज़रूरत है। मतलब इन अंतरों को अब क्या कर देना चाहिए, इन अंतरों को समाप्त कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। शुरू से सतत की बात करते चले जा रहे हैं। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। और बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह, बच्चों का मूल्यांकन करने की स्टेज क्या होती है, कि बच्चों का मूल्यांकन ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ समझ नहीं रहा है और हम बिना समझे उसके बेसिस पे मूल्यांकन या इवैल्यूएशन उसका कर दे रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखते हैं, पूछते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं, खींचते हैं, समूह में चर्चा करते हैं, मतलब ग्रुप डिस्कशन करते हैं। इन सब को देखने के बाद मतलब कुल मिला के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, हर तरह से सर्वांगीण मूल्यांकन करना चाहिए। किसी सिर्फ मार्क्स के बेस पे या सब्जेक्ट के बेसिस पे उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। इन सब एक्टिविटीज़ को देखते हुए क्या करना चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीएफ के अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस में किस बात की वो अनुशंसा कहता है। तो एनसीएफ 2005 अनुशंसा कहता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। अर्थात जो इसका अर्थ ये है कि जो बच्चों की लाइफ है, जो स्कूल में जो लाइफ वो जीते हैं, मतलब स्कूल में जो लाइफ वो सुबह से शाम तक जो पढ़ाई करते हैं या जो भी एक्टिविटीज़ को है, उनको उनके जीवन से भी जोड़ा जाए, उनके वास्तविक जीवन से भी उनका जोड़ा जाए। सिर्फ मतलब बुक्स किताबी कीड़ा न बन के रहें, बाहरी ज्ञान का भी होना उनके लिए आवश्यक है। ये एनसीएफ 2005 का कहना है। ठीक है, यही था आज की वीडियो में। अगर आगे हम कल आगे आने वाली है वीडियो में ईवीएस के कुछ और बचे हुए पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम बेसिस पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।